आज बात करते हैं भारत के डिफेंस इंडस्ट्री में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा देश जो दशकों से दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से गिना जाता रहा है, अब उसकी कहानी पूरी तरह से बदल रही है। ये कहानी है एक बायर से बिल्डर बनने की। और सच कहूं तो ये एक लाइन इस पूरे बदलाव का निचोड़ है। अब मामला सिर्फ ये नहीं रह गया है कि कौन सा हथियार कहां से खरीदना है, नहीं। अब सवाल देश की अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इंडस्ट्रियल ताकत और सबसे बढ़कर अपनी स्ट्रेटेजिक आज़ादी का बन गया है। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए भारत दशकों से रूस, इजराइल, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि निर्भरता की ये जंजीरें धीरे धीरे टूट रही हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं, एक बायर से बिल्डर बनने का ये सफर आखिर है क्या। तो यहां पॉइंट सिर्फ विदेशी निर्भरता कम करना नहीं है, असली मकसद तो कुछ और ही है। मकसद है एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम बनाना जहां किसी हथियार के आइडिया से लेकर उसे डिजाइन करने और फिर उसे बनाने तक का हर काम देश के अंदर ही हो। तो सवाल उठता है कि यह सब हो कैसे रहा है? अचानक से नहीं, इसके पीछे हैं कुछ ठोस सरकारी नीतियां और एक बहुत ही साफ मिशन, जिसे हम कह सकते हैं आत्मनिर्भरता का आदेश। और इस पूरे मिशन के दिल में एक शब्द है, स्वदेशीकरण। अब इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है, देश अपनी जरूरत के रक्षा उपकरण खुद बनाएगा। और यह सिर्फ कोई नारा नहीं है, यह एक बाकायदा सोची समझी पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी को जमीन पर कैसे उतारा गया? सरकार ने 3 बहुत ही स्मार्ट कदम उठाए। पहला, एक लिस्ट बनाई गई जिसमें सैकड़ों डिफेंस आइटम्स थे और कह दिया गया कि अब इनका इंपोर्ट बंद, इन्हें देश में ही बनाना होगा। दूसरा, खरीद के नियम ही बदल दिए गए, अब पहली प्राथमिकता हमेशा भारतीय कंपनियों को दी जाती है। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, आइडेक्स और अदिति जैसी स्कीम्स के जरिए नए आइडिया वाले स्टार्टअप्स को सीधे फंडिंग दी जा रही है। तो क्या इसका कोई असर हुआ? बिल्कुल हुआ, और आंकड़े खुद बोलते हैं। सिर्फ 4 साल के अंदर विदेशी खरीद पर हमारी निर्भरता 46% से घटकर 36% पर आ गई। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और इन नीतियों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट हुआ है, मार्केट में एक नई एनर्जी आ गई है। अब मैदान में सिर्फ सरकारी कंपनियां नहीं हैं, बल्कि शस्त्राकारों की यानी हथियार बनाने वालों की एक पूरी नई क्लास उभरकर सामने आ गई है। और इस नए दौर का सबसे बड़ा सिंबल, सबसे बड़ा पोस्टर बॉय अगर कोई है तो वो है AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये भारत का अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसे बनाने का तरीका ही अपने आप में एक क्रांति है। और यहीं पे कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, पहले क्या होता था, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता था तो वो सीधे सरकारी कंपनी जैसे HAL को मिलता था। लेकिन AMCA के साथ ये परंपरा टूट गई है। पहली बार भारत के इतने बड़े, इतने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की कमान प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दी गई है, जिसमें टाटा और लार्सन एंड टूब्रो जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये अपने आप में एक साइज़मिक शिफ्ट है। तो क्या इसका मतलब है कि HAL अब पिक्चर से बाहर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला है। HAL के पास पहले से ही तेजस जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो AMCA को प्राइवेट सेक्टर को देकर एक तरह से भारत अपने इंडस्ट्रियल बेस को और बड़ा और डाइवर्स बना रहा है। मतलब सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रख रहा। और ये कहानी सिर्फ टाटा या L&T जैसे बड़े नामों की नहीं है। अब मैदान में कई स्पेशलिस्ट कंपनियां भी हैं जो बहुत जरूरी काम कर रही हैं। सोलर इंडस्ट्रीज मिसाइलों को ताकत देने वाला प्रोपेलेंट बना रही है, तो डेटा पैटर्न्स को आप इन हथियारों का दिमाग कह सकते हैं जो सारे क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। जेन टेक्नोलॉजीज एंटी ड्रोन सिस्टम्स में माहिर है, तो ड्रोनाचार्य आसमान से नजर रखने वाले ड्रोन बना रहा है। ये वो अनसंग हीरोज हैं जो इस इकोसिस्टम की रीढ़ हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बन रही है? एक बिल्कुल नया डिफेंस इकोसिस्टम, एक नई टीम जहां सरकारी और प्राइवेट दोनों खिलाड़ी मिलकर खेल रहे हैं। इस नए सिस्टम को आप एक टीम की तरह समझिए। HAL और BEL जैसी सरकारी कंपनियां अब मास प्रोडक्शन और पुराने स्थापित प्लेटफॉर्म्स पर फोकस कर रही हैं। टाटा और L&T जैसे प्राइवेट दिग्गज सिस्टम को इंटीग्रेट करने और पूरे प्रोजेक्ट को लीड करने का काम कर रहे हैं। और डेटा पैटर्न्स जैसी डीप टेक कंपनियां वो दिमाग और नसें बना रही हैं जिनके बिना कोई भी मॉडर्न हथियार बस एक लोहे का टुकड़ा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे यहां पर यह है कि यह प्राइवेट वर्सेस पब्लिक की जंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़े और बेहतर इकोसिस्टम को बनाने की कहानी है, जहां हर खिलाड़ी की अपनी एक खास भूमिका है और
कमाल की बात यह है कि सब मिलकर सफल हो रहे हैं। अब जरा सबूत देखिए। एक तरफ सरकारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी BEL, उसकी ऑर्डर बुक अप्रैल 2025 तक 76,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर थी। यह दिखाता है कि लेगेसी प्लेयर्स आज भी कितने मजबूत हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, एक नई डीप टेक स्पेशलिस्ट कंपनी डेटा पैटर्न्स, उसने एक ही साल में 238% की जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, मतलब रॉकेट की रफ्तार से। यह दिखाता है कि इस नए इकोसिस्टम में सबके लिए जगह है। ठीक है, तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन क्या यह सफर इतना आसान है? जाहिर है नहीं। अब देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है और कौन सी चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। इसका जवाब है हां, और चुनौतियां छोटी मोटी नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की। जेट इंजन और एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स जैसी चीजें आज भी हमें बाहर से लानी पड़ती हैं। दूसरा, कई छोटे छोटे पुर्जों के लिए हम आज भी इंपोर्ट पर निर्भर हैं। मतलब अगर सप्लाई चेन में कोई दिक्कत आई तो पूरा प्रोजेक्ट रुक सकता है। तीसरा, शुरुआत में देश में बनी चीजें अक्सर थोड़ी महंगी पड़ती हैं और आखिर में ग्लोबल मार्केट में अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देना आसान नहीं होगा। और यह हमें सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या भारत सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करेगा या दुनिया के लिए एक नया शस्त्रागार बनकर उभरेगा? यह बदलाव भारत की सैन्य और औद्योगिक दोनों ताकतों को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत इन चुनौतियों को अवसरों में कैसे बदलता है। क्या एक पुराना खरीदार दुनिया का अगला बड़ा हथियार निर्माता बन सकता है? इस सवाल का जवाब आने वाले दशक की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक होगा।